नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कविता है। इसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। आइए इस कविता को देखते हैं, इस पोएम को देखते हैं कि इसमें कवि ने क्या क्या बातें कही। तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये नेचर लवर पोएट रहे हैं और रोमांटिक एज की शुरुआत जो हुई थी इंग्लिश लिटरेचर में वो भी इनके द्वारा ही द लिरिकल बैलेड्स जो किताब लिखी थी उसके बाद से ही मानी जाती कि इन्होंने शुरुआत की रोमांटिसिज्म की। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में नेचर के प्रति उनके प्रेम ये हमेशा झलकता है। आइए इस कविता से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखते हैं। तो मेन बातें करें तो ये जो कविता है ये एक सोनेट है ना। सोनेट का मतलब होता है ऐसी कविता जिसमें कि 14 पंक्तियां होती है ना। तो सोनेट है ये। 1802 में ये लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जो द इंग्लिश रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कविता 1802 में लिखी थी, लेकिन ये प्रकाशित हुई 1807 में 2 वॉल्यूम्स में। ये जो नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 1807 में ये प्रकाशित हुई थी। हालांकि लिखा इसको 1802 में था। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया फ्रेंड कि ये जो कविता है ये एक सोनेट है, इटालियन सोनेट इस पैटर्न पे लिखी गई और आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया ज़्यादातर। फ्रेंड्स, ये जो कविता लिखी है पोएट ने जब वो वाक पे गए थे, एक लंबी वाक पर गए थे जिसमें जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस इनकी यात्रा की। जैसा मैंने आपको बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे और ये उस समय की बात है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा था, औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही थी सभी जगह यूरोप में। औद्योगिक क्रांति की वजह से जो लोग बाग गाँव में रहते थे वो नई नई फैक्ट्रियाँ खुलने लगी शहरों में, तो वो शहरों की ओर भागने लगे। बहुत सारे लोग गाँव छोड़ छोड़ के शहर चले गए और वहाँ फैक्ट्रियों में काम करने लगे और उनकी दिनचर्या इस तरह से हो गई कि उनको दिन रात फैक्ट्री में काम करना, 8-8, 10-10 घंटे काम करना। पैसा कमा रहे हैं, घर जा रहे हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, पैसा कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो दिनचर्या उनकी हो गई थी, इसको देख करके पोएट जो है बहुत दुखी होता है। आज के संदर्भ में बात करें फ्रेंड, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1802 में लिखी गई थी और आज चल रहा है 2025। आप सोचें कि 225 साल पहले जो कवि ने जिस तरह की स्थितियों का वर्णन किया है इस कविता में, वही परिस्थिति आज भी देखने को मिलेगी आपको। आज शहरी लोग जो हैं अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, अपनी लाइफ में काम में इतना बिजी हो चुके हैं कि नेचर के प्रति उनका लगाव ख़त्म सा होता जा रहा है। उनके पास समय ही नहीं है नेचर में जाने का, नेचर को देखने का, प्रकृति की सुंदरता को निहारने का टाइम ही नहीं है। ये इस कविता की थीम है। तो आइए फ्रेंड कविता की शुरुआत करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, We have given our hearts away a sordid boon। ये शुरू की 4 लाइन्स। पहली लाइन में कवि जो कह रहे हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी दुनियादारी जो है या भौतिक वस्तुएं जो है ये जरूरत से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं। भौतिकवाद जो है यह हमारे ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा, टू मच यानी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, और देर से या जल्दी, यानी कुछ लोग देर से शामिल होंगे, कुछ लोग जल्दी शामिल हो जाएंगे। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, बस हम पूरे दिन रात हमारा एक ही काम रह गया, अब गेटिंग यानी पैसा कमाना और खर्च करना। इस तरह से हमने अपनी पावर्स को, हमने अपनी शक्तियों को जो है बर्बाद कर दिया, व्यर्थ कर दिया। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, और हम प्रकृति में शायद ही कभी देखते हैं जो हमारा है, यानी प्राकृतिक सुंदरता जो भगवान ने हमको एक गिफ्ट के तौर पे दी है, शायद ही कभी हमारे पास टाइम होता है उसको देखने का। हमने अपना पूरा दिल जो है ये दुनियादारी में, भौतिकवादी वस्तुओं में लगा दिया।
और ये जो भौतिकवादी वस्तु है इनको कवि ने कहा सॉर्डेड बून। देखिए सॉर्डेड यानी होता गंदा मैला, है ना, और बून यानी होता वरदान। तो ये वरदान तो है, भौतिकवादी वस्तुएं जो है ये हमको सुख सुविधा तो देती हैं, तो बून है, वरदान है। लेकिन कैसा वरदान है? ये सॉर्डेड बून है फ्रेंड, यानी गंदा वरदान है। ये गंदे वरदान ने क्या करा है कि हमारे जीवन को इस तरह से बिजी कर दिया है कि हम इन भौतिकवादी वस्तुओं में इतना उलझ कर रह गए कि लिटिल वी सी इन नेचर, हमारे पास प्रकृति को देखने का समय ही नहीं है, जो हमारी है, जो भगवान ने हमको दी है देखने के लिए। तो प्राकृतिक सुंदरता के प्रति जो मुंह मोड़ लिया है नई पीढ़ी ने, आप सोचिए कि 225 साल पहले उन्होंने वो बात कह दी जो आज के संदर्भ में भी उतनी ही सही है। यही कवि की महानता दर्शाती है फ्रेंड, कि वो सदियों बाद भी जब आप पढ़ेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज की ही कही गई बात है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. ये तो पंक्तियां हो गई। आइए कुछ इनमें ऐसे शब्द आ रहे हैं जो थोड़े से कठिन लगेंगे आपको, तो उनका अर्थ देखते हैं पहले। फ्रेंड्स, बेयर का मतलब होता है खोल देना, किसी चीज को खोल देना, जैसे बंद है कोई चीज और उसको खोल देना। बॉसम का मतलब होता है फ्रेंड छाती, है ना, जो चेस्ट या ब्रेस्ट कहते हैं, छाती को खोल देना। हॉलिंग का फ्रेंड अर्थ होता है गरजना, है ना, गरजने की जो आवाज आती है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। और बाकी सारे शब्द इतने कठिन नहीं है, तो आइए देखते हैं इनका अर्थ, इन पंक्तियों का क्या अर्थ। ये जो स्टेंजा है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, ये जो समंदर है ये अपनी छाती खोल के चंद्रमा को बाहर निकाल देता है। ऐसा लगता है जैसे माँ अपने बच्चे को गले से लगा करके रखी, अपनी छाती में छुपा कर रखी है, और वो अपनी छाती खोल देती है और बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से सूरज का वर्णन किया है कि समंदर अपनी छाती को खोल देता है और मून को जो है बाहर निकाल देता है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, हवाएं जो हर घंटे, पूरे घंटे यानी पूरे समय गर्जना की आवाज करती रहती हैं, यानी हवाएं चलती हैं और गर्जना होती है पूरे ऑल आवर्स, यानी पूरे दिन की बात कर रहे हैं, सारे घंटे। ऑल आर अब गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और ये सारी चीजें अब इकट्ठा हो गई हैं जैसे कि सोते हुए फूल। फॉर दिस, इस चीज के लिए, फॉर एवरीथिंग, और ऐसी हर चीज के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, ऐसी चीज के लिए और ऐसी हर चीज के लिए हम आउट ऑफ ट्यून है, यानी हमारे पास कोई समय ही नहीं है इस चीज को देखने का। इट मूव्स अस नॉट, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात हमारे दिल को नहीं छूती, ठीक है ना। तो कवि यहाँ पे ये प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। समंदर जो अपनी छाती खोल देता है चंद्रमा के लिए, हवाएं जो पूरे दिन दिन रात गरजती रहती हैं, चलती हैं और आवाज आती गर्जना की, ये सारी चीजें अब एकत्रित हो गई हैं, एक जैसे कि फूल जो हैं वो सो रहे हों। और इतने सुंदर दृश्य के लिए और ऐसे हर दृश्य के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। ये सारी सुंदरता जो है प्रकृति की, ये हमारे दिल को नहीं छूती है ना, इट मूव्स अस नॉट, ये हम पर कोई असर नहीं डालती। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। ग्रेट गॉड, आईड रादर बी अ पगान suckled in a creed outworn, so might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn, have a sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn। ये जो स्टेंजा है फ्रेंड, इसमें आप कई शब्द ऐसे देखेंगे जो आपको थोड़े से कठिन लगेंगे। तो पहले हम इन शब्दों का ही देख लेते हैं कि इनका क्या क्या अर्थ है।
आइए देखते हैं फ्रेंड, इस जो स्टेंजा में बहुत सारे शब्द ऐसे आ रहे हैं जो थोड़े कठिन है। तो इसमें एक वर्ड आया, देखिए पैगान, है ना। पैगान का अर्थ होता है काफिर जो कहते हैं, यानी ईसाई लोग जो रहते हैं या मुस्लिम जो लोग रहते हैं उनका वो लोग ये शब्द का यूज करते हैं कि जो उनके धर्म को नहीं मानता, यानी ईसाई धर्म को नहीं मानता, वो पैगान है, काफिर है। सकल्ड का मतलब होता है फ्रेंड पालन पोषण करना, दूध पिलाना, यानी पाल पोस के बड़ा करना। क्रीड का अर्थ होता है फ्रेंड पंथ या मजहब। सकल्ड, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सकल यानी होता है पालन पोषण करना। क्रीड का मतलब होता है पंथ या मजहब कह सकते हैं। आउटवोर्न का मतलब होता है फ्रेंड जीर्ण शीर्ण, तार तार किया हुआ, फटा हुआ। प्लीजेंट यानी होता है खुशनुमा। लिया जो है फ्रेंड घास के मैदान को या चारागाह को कहते हैं लिया। हर शब्द को आप अच्छे से समझ लीजिए और हो सके तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्टेंजा है इसमें कई शब्द ऐसे आए जो कठिन है। ग्लिम्स यानी होता है फ्रेंड झलक, जब एक झलक कहते हैं हम किसी चीज को एक नजर देखते हैं। फॉरलॉर्न का फ्रेंड अर्थ होता है अनाथ या निराश, हताश, ना, अनाथ, निराश, हताश, फॉरलॉर्न। अब इसमें एक वर्ड आया फ्रेंड प्रोटियस। ये प्रोटियस क्या होता है? तो ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोटियस एक ग्रीक भगवान को मानते, जो ऐसे थे कि कभी भी अपना रूप बदल सकते थे, है ना। ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक पुराणों में प्रोटियस का वर्णन है, जो एक समुद्र के देवता हैं, जो ऐसे भगवान थे जो कभी भी अपना रूप बदल सकते थे। एक और वर्ड आया फ्रेंड ट्राइटन, है ना। ट्राइटन कौन थे? ये समुद्री देवता माने जाते हैं। ये पोसाइडन और उनकी पत्नी एम्फीट्राइट, है ना। ट्राइटन जो है इनके पिता का नाम है पोसाइडन और पत्नी का नाम है, यानी इनकी माता का नाम, ट्राइटन की माता का नाम है एम्फीट्राइट। तो ट्राइटन एक समुद्री देवता है जिन्हें संदेशवाहक भी कहा जाता है, हेराल्ड कहा जाता है। ये अपने पिता के हेराल्ड है, संदेशवाहक है। और इनके हाथ में एक ट्रम्पेट रहता है, एक बाजा रहता है इस तरह का, जिसको बजा करके जब चाहे समुद्र को शांत कर सकते हैं या जब चाहे उसे अशांत भी कर सकते हैं। इसमें एक और वर्ड आया फ्रेंड रीथड और हॉर्न। अब रीथड का मतलब होता है जो फूलों से सजा हुआ है, फूल मालाओं से सजा है ना, उसको कहते हैं रीथड। और ट्रम्पेट एक बाजा होता है, आगे मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा उसमें आप देख सकते हैं ट्रम्पेट, है ना। हॉर्न जो है, हॉर्न जैसे गाड़ियों में नहीं हॉर्न होता, उसी तरह से समझ लीजिए। फ्रेंड्स ये काल्पनिक पिक्चर है प्रोटियस की, ये समुद्र के देवता माने जाते हैं। इसी तरह से ये एक और पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये भी एक समुद्र के देवता ट्राइटन, इनके हाथ में एक ये जो इस तरह का शंख देख सकते हैं आप, इसी को हॉर्न कहा गया है, ठीक है ना। रीथड हॉर्न, फूलों से सजा हुआ हॉर्न, जो समुद्र को, इस हॉर्न को जब बजाते हैं तो कभी भी इसको अशांत भी कर सकते हैं और शांत भी कर सकते हैं। ऐसी ग्रीक माइथोलॉजी में कहानियां है। फ्रेंड्स यूरोप में और खास तौर से ग्रीस में इस तरह की कई मूर्तियां आपको मिलेंगी। ये देखिए वही ट्राइटन है और इनके हाथ में ये जो बाजा है, ये जो हॉर्न बोला गया है, कुछ लोग मानते हैं कि शंख है और कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह का एक बाजा होता था पुराने ज़माने में जिससे बजाया जाता था। ये एक मूर्ति है जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्राइटन को दर्शाया गया। आइए फ्रेंड, अब हमको इस स्टेंजा का अर्थ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब हमको इन शब्दों का अर्थ पता है कि ये शब्दों का हिंदी में क्या मतलब है ना। तो आइए देखते हैं इन पूरी लाइनों का क्या मतलब। अब यहाँ पे कवि कहता है फ्रेंड ग्रेट गॉड, हे भगवान, हे भगवान, आई वुड रादर बी, आई वुड, ये आई वुड है ना, शॉर्ट में करा, आई वुड रादर बी अ पैगान। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता कि मैं एक काफिर होता, जैसे पाला पोसा गया होता, है ना, जैसे पाल पोस के बड़ा किया गया होता, एक ऐसे मजहब में जो खराब है, जीर्ण शीर्ण है, एक खराब से मजहब में जो जैसे पाला पोसा गया होता। क्रिश्चियंस ज़्यादातर मानेंगे आप, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, और क्योंकि ये कहानी है, ये जो कविता है बहुत सालों पहले लिखी गई है।
उस जमाने में क्रिश्चियन धर्म के जो लोग थे वो काफ़ी कट्टर हुआ करते थे, तो जो उनके धर्म को नहीं मानता उसे वो पैगान कहते थे। और ईसाई धर्म के अलावा जितने भी धर्म है वो धर्म भी बेकार है, इसलिए यहाँ पे कहा गया आउटवॉर्न, एक बेकार सा घटिया सा धर्म। तो अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे भगवान, इससे तो अच्छा होता कि मैं एक काफिर होता, जिसे कि एक ऐसे खराब से मजहब में पाल पोस के बड़ा किया गया होता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट लिया, तो मैं शायद खड़ा होता ऐसे खुशनुमा घास के चारागाह में, है ना। प्लीजेंट यानी खुशनुमा, और लिया मतलब होता है घास का मैदान या चारागाह। तो संभवतः मैं खड़ा होता ऐसे खुशनुमा घास के मैदान में या चारागाह में, हैव ग्लिम्सेस, और देख रहा होता, झलकियां ले रहा होता, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और मैं ऐसी चीज़ों को देख रहा होता जो मुझे लेस फॉरलॉर्न बनाती, यानी कम निराश बनाती थी। कि अभी मैंने आपको बताया फॉरलॉर्न यानी होता निराश, हताश, और लेस यानी होता कम। तो कवि कह रहा है काश कि मैं, इससे तो अच्छा कि एक काफिर होता और किसी घटिया से धर्म में मेरा पालन पोषण करके बड़ा किया गया होता, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मैं खड़ा होता किसी ऐसे खुशनुमा घास के मैदान पर और झलकियां देख रहा होता ऐसी चीज़ों की जो मुझे कम दुखी करते, है ना, कम हताश करते, यानी मेरी हताशा को कम करते। हैव अ साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और मैं देखता प्रोटियस को समुद्र से ऊपर उठता हुआ, राइज ऊपर उठता, राइजिंग फ्रॉम द सी, और मैं देख रहा होता प्रोटियस को समुद्र से उठता हुआ। और हियर, या सुन रहा होता ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीथड हॉर्न, या मैं सुन रहा होता बूढ़े ट्राइटन को अपना फूलों से सजा हुआ बाजा बजाते हुए, अपना फूलों से सजा हुआ हॉर्न को बजाते हुए। यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो जिंदगी फिलहाल के लोग जी रहे हैं, धन दौलत के पीछे, मटेरियलिज्म यानी भौतिकवादी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इनके पास कोई समय नहीं प्रकृति को देखने का। ऐसे जीवन से अच्छा तो भले ही वो एक पैगान होते और किसी भी खराब से मजहब में पैदा हुए होते, तो भले ही वो फैक्ट्री में नहीं जाते, काम नहीं करते, लेकिन कम से कम उनके पास इतना समय होता कि ये घास के मैदान में खड़े होते और ऐसी सुंदर सी जो प्रकृति की जो सुंदर सुंदर चीज़ें उनको देख रहे होते और झलकियाँ ले रहे होते, जो ऐसी सुंदरता प्रकृति की जो है वो उनकी हताशा और निराशा को कम कर देती। और ऐसी स्थिति में वो देख रहे होते समुद्र से प्रोटियस को ऊपर उठता हुआ और बूढ़े ट्राइटन को अपना फूलों से सजा हुआ बाजा बजाते हुए देखते। फ्रेंड, ये जो कविता है इसमें शुरुआत के एक दो स्टैंजा जो है ना, ये तो ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये लास्ट स्टैंजा थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे तो आप इस स्टैंजा को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि जब क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में तो ऐसी चीज़ों को जरूर पूछा जाता है कि कौन से देवताओं, ग्रीक देवताओं की बात की गई, प्रोटियस और ट्राइटन, है ना। प्रोटियस कौन थे? तो एक ऐसे भगवान थे, समुद्र के भगवान कहा जाता है, जो अपना कभी भी रूप बदल सकते थे। ट्राइटन कौन थे, है ना। तो ये सवाल आ सकते हैं, ये कहाँ के माने जाते हैं? तो ग्रीक माइथोलॉजी के माने जाते हैं। तो कविता को जब भी पढ़ें, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक लाइन और एक एक शब्द का पूरा अर्थ बताऊँ। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।